नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है कालका से समालखा का। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। एक बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सोहना से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यहां पर नंबरदार तेजपाल पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश ने 2 राउंड फायर किए हैं। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी बताया जाए कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। नंबरदार तेजपाल पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश ने 2 राउंड फायर किए। अच्छी बात यह रही है कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि बाल बाल बच गए हैं नंबरदार तेजपाल पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है। एक बाइक सवार बदमाश ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और अब ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक सवार ये बदमाश किस तरीके से नंबरदार तेजपाल के ऊपर फायरिंग करता है। 2 राउंड फायरिंग करता है, लेकिन गनीमत यह रही कि गोली उनको नहीं लगी है। और गोली चलाने के बाद बाइक स्टार्ट कर वो यहां से फरार भी हो जाता है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इस बदमाश की ये सारी करतूत कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बाइक सवार बदमाश ने नंबरदार तेजपाल के ऊपर एक के बाद एक 2 गोलियां दागी, लेकिन गनीमत ये रही कि गोलियां उनको लगी नहीं। और ये बदमाश उनकी हो सकता है कि उनकी जिस तरीके से उसने मंसूबा बनाया था, अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन नंबरदार तेजपाल की बाल बाल इस पूरे हादसे में, पूरी वारदात में जान बची है। बताया जा रहा है कि नंबरदार तेजपाल के ऊपर 2 राउंड फायर किया है इस बदमाश ने, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। गोली तेजपाल को नहीं लगी, नंबरदार तेजपाल को गोली नहीं लगी है। वो इस वारदात में बाल बाल बच गए हैं। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं हर खबर पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। और देखिए, इस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो वाकई में कानून व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। ये सोहना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खासतौर पर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम जिले में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि जिले में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बदमाश अब पूरी तरह से मस्त नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस इनके सामने पस्त नजर आ रही है। सवाल यह भी है कि इन बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ, कानून का कोई डर नजर क्यों नहीं आ रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने सीएम मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। और अब खबर है पिहोवा से, जहां लोग उस वक्त हैरान रह गए जब कैंची चौक के पास सुशील कुमार चाय की दुकान पर अचानक खेल मंत्री संदीप सिंह का काफिला आकर रुक गया। एक बार को तो चाय वाला सुशील कुमार मंत्री को सामने देखकर हैरत में पड़ गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मंत्री जी उसकी मदद के लिए आए हैं तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। इस दौरान चाय वाले सुशील ने खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह को उसने जब देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। पिछले कई दशकों से बताया जा रहा है कि वो यहां चाय की दुकान चला रहा है और इसी दुकान से उसके परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा चल पाता है। बारिश के समय में दुकान में पानी भी भर जाता है। इस समस्या को सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने तुरंत बीडीपीओ को फोन करके दुकान के सामने ब्लॉक लगाकर पक्का करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही
खेल राज्य मंत्री ने सुशील कुमार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने उनके हाथ से बनी चाय पी और साथ ही जितने भी लोगों ने चाय पी उनका बिल भी मंत्री ने चुकाया। मैं निकल रहा था यहाँ से, तो मेरे को लगा कि काफी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। देखता रहता था मैं 2-3 बार जब निकला, तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा कि उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है। तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया, जिससे कि अपना कारोबार जो है, चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल पोस सकें। बात करते हैं जी, बहुत हमारी इमदाद की है जी, धन्यवाद मंत्री जी का। कितने साल से आप यहाँ कर रहे मैं 50 साल से यहाँ वर्तमान। अच्छा। हाँ जी। तो पहले कौन करता था यहाँ? मेरा बड़ा भाई था जो हमारे रहता है जी इस टाइम। अच्छा। और अब खबर पिहोवा से ही है, जहां तहसील रोड पर पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी कर दी और एक पिकअप गाड़ी में से एक मृतक और 4 जिंदा गाय सहित एक गौ तस्कर को काबू किया। केस के इंचार्ज रामप्रकाश ने पत्रकारों को बताया है कि पुलिस टीम को गौ रक्षा दल कैथल से सूचना मिली थी, जिसमें एक गाड़ी ने गाय को भरकर यूपी ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर तुरंत पुलिस ने सड़क पर नाकाबंदी कर दी, गाड़ी को रुकवाया, जिसकी जांच करने में पता चला कि उसमें 5 गाय ठूस ठूस कर भरी हुई थी। मौके पर पशु हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, जिसमें से एक गाय मृत अवस्था में पाई गई और 4 गाय जिंदा पाई गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी चालक को मौके पर ही पकड़ लिया गया, उचित कार्रवाई की जा रही है। गश्त के दौरान गलडेरा के पास से अपने कर्मचारियों के साथ पता लग गया था भाई वहां पर गौ रक्षकों ने गाड़ी रुकवाई हुई है। जो मौके पर देखकर देखा पिकअप गाड़ी में 5 गाय ठूस ठूस कर भरी हुई थी, जो उनको नीचे उतार कर चेक किया और उनको से डॉक्टर मौके पर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बुलाकर उनको चेक, जिनमें एक गाय मरी हुई पाई गई, जिसका गौरक्षक हरियाणा 2015 के तहत उसका धारा सेक्शन 3 के तहत उसके एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई में मिल जाएगी। जो मौके पर ही असलम खान दरियाकत खान गांव शाहपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर यूपी को भी मौके पर पकड़ा गया। इस बार मौसम लगातार करवट लेता रहा। मौसम की मार के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते गेहूं के दाने का साइज भी छोटा रहा और फसल तैयार जल्दी हो गई। लेकिन गेहूं पहले से आपको बता दें कि आधी मात्रा में ही खेतों से निकल रहा है। पिछले साल इस अवधि तक जितनी गेहूं मंडियों में आई थी, इस बार उसका मात्र 60% ही गेहूं मंडियों में अब तक आया है। वहीं मंडियों में अब इक्का दुक्का किसान ही गेहूं लेकर पहुंच रहा है। यही वजह है कि मंडियों से उठान भी समय पर हो चुका है और गेहूं का पैसा भी किसानों के खाते में आ चुका है। यमुनानगर अनाज मंडी के सचिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऋषिराज ने बताया है कि पिछले साल इस अवधि तक 4,11,000 क्विंटल गेहूं आ चुका था, जबकि इस बार अभी तक 2,60,000 क्विंटल गेहूं आया है। इसमें से 98% गेहूं की लिफ्टिंग हो चुकी है और गेहूं की राशि संबंधित एजेंसियों की ओर से किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। धान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग 98% तक लिफ्टिंग हो चुकी है। कोई बहुत ही कम लिफ्टिंग 1 या 2% लिफ्टिंग बाकी है और जिनकी लिफ्टिंग हो चुकी है उन किसान भाइयों को भी 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी फसल की पेमेंट होने लग रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष पंकज सूद से हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मोगा के मौजूदा तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि तहसीलदार ने मोगा में भू माफियाओं को निजी फायदा पहुंचाया है और स्टाम्प ड्यूटी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। सूद ने कहा कि इस संबंध में पंजाब के राजस्व मंत्री
ब्रह्मशंकर जिम्पा को भी ज्ञापन दिया था, जिसके चलते उन्होंने कुछ दिन पहले मोगा में औचक निरीक्षण किया था। लेकिन उस समय मोगा के उपायुक्त ने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन बावजूद इसके आज तक इसकी रिपोर्ट राजस्व मंत्री को नहीं सौंपी गई। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही एक मैसेज ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा। मीडिया के पास एक मैसेज आता है कि मौजूदा मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर ब्रह्मशंकर जिम्पा के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोगा से तहसीलदार यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल इसके उलट मामला जो है सामने आता है। तहसीलदार के खिलाफ आखिरकार सबूत लेकर के पहुंचते हैं कुछ लोग, और जहां सुबह से विपक्षी पार्टी ने भी इस पर बयान दिया, पीपीसी के नए अध्यक्ष बने राजा वड़िंग ने भी इस पर प्रतिक्रिया अपनी जताई, लेकिन मामला जो है वो बिल्कुल उलट है। और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो आरोप लगा रहे हैं मौजूदा तहसीलदार पर। सबसे पहले मेरा सर ये सवाल है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज सूद है जी। मैं कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब का अध्यक्ष हूँ जी। पंकज जी, सबसे पहला सवाल, आज पूरा मीडिया, जितना भी प्रदेश का मीडिया है, उस पर यह मैसेज फ्लोट होता है कि ब्रह्मशंकर जिम्पा जी के खिलाफ जो है आज कुछ तहसीलदार मिलकर के सबूत पेश करने वाले हैं। तो ये माजरा क्या, आखिरकार क्या? ये एक्चुअल में जी मुझे, हम लोगों को नहीं पता अभी ये क्या हुआ। जब हम लोगों ने यहाँ बुकिंग प्रेस क्लब की करवाई थी तो हमारा तो मैसेज सही गया था कि भी हम लोग जो पंजाब मोगा में घोटाला हुआ है 100 करोड़ से ऊपर का स्टैंप ड्यूटी का, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। तो हमने बुकिंग के लिए जब कॉल की तो हमने तो मैसेज कन्वे सही किया था। मे भी कोई इधर से जो मैसेज आगे मानयोग प्रेस को गया उसमें हो सकता भी कोई कॉमा या एक आधी कोई गलती रह गई हो। तो सर मामला क्या है? मामला ये है जी, ये एक मोगा में कमर्शियल प्रॉपर्टी है डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने। ये वो प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्रीज हुई हैं और इसमें 1.89 लाख की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई है। 1 करोड़ 89 लाख की स्टैंप ड्यूटी की चोरी एक रजिस्ट्री में। और वो तहसीलदार साहब पिछले 5.5 महीने से मोगा में है, पता नहीं कितनी कर चुके हैं। ये रजिस्ट्री करवाने वाली कौन सी पार्टी? ये रजिस्ट्री करवाने वाला एक वहाँ के मोगा का भूमाफिया है, रवि नंदन करके। ये उन्होंने कराई है। कम से कम उन्होंने पिछले 5.5 महीने में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मोगा में ही खरीदी है। उसके अलावा उसी प्रॉपर्टी के उसमें कम से कम उन्होंने 100 करोड़ का तो स्टैंप घोटाला, और एक ये रजिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ 100 करोड़ का स्टैंप घोटाला और 20.8% के हिसाब से 60 लाख का इस प्रॉपर्टी में उन्होंने टीडीएस चोरी किया, क्योंकि ये एनआरआई ने रजिस्ट्री करवाई। रवि नंदन है किसी पार्टी के साथ जुड़े? नहीं जी नहीं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अभी पीछे उनका सनव्यू में भी जो लुधियाने वाला था, उनका काफी बनामी नाम नुम आया था और काफी बड़ा भूमाफिया का वाला सिस्टम है उनका। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग इसमें एक एफआईआर लॉन्च करवाना चाहते हैं उसके खिलाफ। और ये जो लोकल प्रेस है वो हमारा जो इसको पूरा कवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप समझते हैं छोटे शहरों में सिस्टम थोड़ा और होता है। तो हम लोगों का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था, जो आपको डिटेल्स दी हैं आप ये देखिए। ये प्रॉपर्टी के ऊपर नंबर इन्होंने 61 डाला हुआ है, 61 नंबर डाला, ये रहा 61 डाला, 61 है ये रेजिडेंशियल, उसके साथ में एक रेजिडेंशियल मार्केट है। और ये प्रॉपर्टी है जीटी रोड के ऊपर, और ये सरकार का रेट है 5,17,000 रुपये मिनिमम। ये सरकार का रेट है 570 मिनिमम। और ये प्रॉपर्टी की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी, ये जीटी रोड है, ये इसके ऊपर ये सामने ब्रिज है, ये जीटी रोड है जी। और ये वो प्रॉपर्टी का प्लॉट है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? नो, ये जीटी रोड से रास्ता है जी, नेशनल हाईवे, कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसको उन्होंने रेजिडेंशियल करके रजिस्ट्री करवा ली। ऐसे मोगा में और भी बहुत है, अभी बहुत है। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करता रहूंगा आपके पास चंडीगढ़ आके। अभी मैं आरटीए डाल के आया हूँ और सारे जो उन्होंने 5.5 महीने में रजिस्ट्री कराई है हमने सारी निकलवा ली है, क्योंकि बेसिकली हम शुरू से ही जो भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो हम लोग उसमें लड़ते हैं। हाल ही में अभी ब्रह्मशंकर जिम्पा भी मोगा पहुंचे थे, तो उन्होंने इस पर संज्ञान? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो हमारी कॉल पे ही पहुंचे थे। हम लोगों ने उनको कॉल किया था और उन्होंने 2 दिन डीसी साहब को दिए थे, और डीसी मोगा ने उनको कहा था भी हम 2 दिन में आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो मैं भी तब अपना नेशनल लॉ मंत्री जो थे वो मोगा आए हुए थे, तो मैं भी डीसी बिजी थे। तो जिम्पा जी को लगा भी हमें रिपोर्ट नहीं आ रही, तो जिम्पा जी तीसरे दिन मोगा आ गए। ठीक है, मेरे से भी बात हुई और आ गए। उनके औचक निरीक्षण पर तहसीलदार को किसी तरह के कोई दस्तावेज? बिल्कुल जी, जो यही सेम डॉक्यूमेंट्स थे और तहसीलदार से पूछा गया। तहसीलदार कहता नहीं जी मैंने तो डॉक्यूमेंट जो मुझे दिए गए मैंने वो रजिस्ट्री करी, जो जैसे बात करते हैं। तो मैंने वहां पर उसी समय पीसी में ही उसी में आरोप लगाया था कि तहसीलदार साहब इसमें 1.89 लाख की आपने
स्टैंप ड्यूटी की चोरी किया एक रजिस्ट्री में, और 5.5 साल से आप देखो आप कितनी रजिस्ट्रियों में, कितने 5 साल हो गए, 5.5 महीने में आपने कितनी रजिस्ट्रियां की है और कितनी में कितना चोरी किया। अगर एक में आप ये 2.5-3 करोड़ का इतना बड़ा घपला हो सकता है तो आपने पिछले 5.5 महीने में कितनी की है। ये थे हमारे साथ पंकज सूद जो कि कंज्यूमर राइट्स के पंजाब के अध्यक्ष हैं, और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन एक बात समझ से परे है कि मौजूदा मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर स्वयं जाते हैं मोगा, ब्रह्मशंकर, जिम्पा, और उसके बाद भी तहसीलदार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसके बाद डीसी उपायुक्त महोदय समय मांगते हैं। माजरा क्या है, बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हाँ, इस समय मोगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसकी आवाज, जिसकी गूंज चंडीगढ़ में भी सुनाई दी। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन नरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से खास बातचीत की है पंजाब के हमारे ब्यूरो हेड संजीत सिंह ने। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि आने वाले समय में पंजाब कांग्रेस आयाम स्थापित करेगी और राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस को एक बार फिर से नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। और क्या कुछ कहना है सिद्धू मूसेवाला का, आइए आपको सुनवाते हैं। आज राजा वड़िंग की ताजपोशी के दिन सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर चंडीगढ़ पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय में। आप ये देख सकते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग एक तस्वीर खिंचवाने के लिए यहाँ पर कतारों में हैं। बहुत बहुत मुबारक, बेस्ट विशेष उनके लिए। और जिस प्रकार से सिद्धू साहब, जिस प्रकार सिद्धू मूसेवाला ने ये कहा कि राजा वड़िंग उनके मित्र हैं और अपने दोस्त को यहाँ आज बधाई देने के लिए वो यहाँ आए हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस को दिशा जो है वो मिलनी स्वाभाविक है, और ऐसा सिद्धू मूसेवाला का कहना है। और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और फैंस की जो कतारें हैं वो टूट नहीं रही हैं, और यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस समय कांग्रेसियों के एक बार फिर मुख पर मैं ये कहूँगा खुशी की लहर है, क्योंकि राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि अध्यक्ष पंजाब के बनाए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को नई दिशा क्या राजा वड़िंग दे पाएंगे, इस पर जरूर नजर बनाए रखेंगे। अब देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। और खबर है रतिया से, जहां लोकल गोदामों में गेहूं लगवाने की मांग को लेकर मजदूरों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। मजदूरों ने एजेंसी के गेट पर ताला लगा दिया और जोरदार प्रोटेस्ट किया। इस दौरान मजदूरों के परिजन भी मौजूद रहे और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों का कहना है कि एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कल तक उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। गुस्साए मजदूरों ने कई एजेंसियों के कार्यालयों में स्टाफ को बाहर निकालकर ताला जड़ दिया, गेट पास बंद कर दिए। इतना नहीं, मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सर, कल हमारे मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें बात हुआ था कि 8 बजे तक 10 बजे तक हम आपको डिसीजन दे देंगे। 10 बजे तक कोई गेट पास भी नहीं कटेगा। उसके बावजूद भी उनको उच्च अधिकारी के होते हुए भी गेट पास करना शुरू हो गया। इसके लेकर हमने दफ्तर में ताला लगा दिए हैं और जो आगे होगा। और अब खबर है रेवाड़ी से, जहां एक महिला के साथ उसके ही पति के 2 दोस्तों ने दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि एक दोस्त ने पति के सामने होटल में अस्मत लूटी तो दूसरे दोस्त ने घर में घुसकर महिला को अपना शिकार बनाया। इस बीच पति ने विरोध करने की बजाय उसे मुंह नहीं खोलने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने इस वारदात की सूचना अपनी मां को दी, फिर मां ने पुलिस को सारी बात बताई, जिसके बाद रामपुरा थाना पुलिस ने पति और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। थाना रामपुरा क्षेत्र में एक औरत किराए के मकान पर रहती है। उसकी शिकायत प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसके साथ गलत काम किया गया था जिसमें उसका पति शामिल था। एफआईआर दर्ज कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनको अदालत में पेश। पलवल के गदपुरी में शादी का झांसा देकर एक अनाथ युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। इतना ही, दुष्कर्म के दौरान ली गई फोटो को वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म किया गया। जब पीड़ित ने युवक पर शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने युवती से मारपीट भी की। गदपुरी थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
आश्रम में रहती थी, अनाथ आश्रम है, अंचल छाया नाम से, उसमें रहती थी। उसका फोन द्वारा किसी कुलदीप नाम के लड़के से कोई बातचीत होती थी। उसके बाद में कुलदीप एक दिन उसको बहला फुसला कर फरीदाबाद ले गया और वहाँ उसके साथ उसने रही। पलवल में गदपुरी टोल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित गदपुरी टोल को लेकर पूर्व विधायक पंडित एकचंद शर्मा और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करते हुए गदपुरी टोल को अवैध बताया और कहा कि ये करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ टोल है, जो कि गलत है। पूर्व मंत्री दलाल ने बताया कि इसको लेकर उन्होंने पलवल कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। उन्हें उम्मीद है कि 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में आम लोगों की जीत होगी। हरियाणा पंजाब में हर साल पराली जलाने के मामले सामने आते रहते हैं और इसी के चलते अक्टूबर नवंबर महीने में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। पिछले कई सालों से सरकार इसको लेकर कई नियम कानून बना चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। हिसार के रहने वाले मनोज नेहरा और विजय शौरान ने 2 सालों तक कड़ी मेहनत करके एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे पराली से बायो कोयला बनाया जा सकता है। इस कोयले को इन्होंने फार्मर कोल का नाम दिया है। ये बायोमास पेलेट्स है जो पैडी स्ट्रॉ बेस्ड है, मतलब कि धान की पराली जो एक लोगों के लिए समस्या है, उससे एक बहुत बढ़िया समाधान निकला है कि उसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सके। इसकी शुरुआत हुई थी जब हमने देखा कि हमारे जो पड़ोसी शहर है दिल्ली, नेशनल कैपिटल है, वो गैस चैम्बर बन जाता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, साइटें देखने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, हर जगह धूल मिट्टी दिखाई देती है। तो उससे बचाव करने के लिए, धान अवशेष के प्रबंधन के लिए हमने अपनी एक पहल रखी थी कि हम भी इससे कुछ एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमने बायोमास पेलेट्स के बारे में इस प्लांट को लगाया है। 1 फरवरी से हमारे यह प्लांट चालू हो गया है और लगातार इसकी प्रोडक्शन चल रही है। हमारी जो रनिंग स्टार्ट हुई थी इस प्लांट की, वो 1 फरवरी से हमने स्टार्ट की थी। वह उस तारीख से लेके आज 30 मार्च है। इन 2 महीनों में हम कम से कम भी 600 एकड़ के अराउंड मतलब पराली कंज्यूम कर चुके हैं। जो हमारा इस मटेरियल में रेशियो रहता है पराली का, वो 60 से 70% के अराउंड रहता है। और जो बाकी 30% है उसमें एनिमल वेस्ट जितने भी हैं, जैसे उसमें गाय का गोबर भी है, भैंस का गोबर भी है, बकरी वेस्ट भी है, मतलब जितने भी जो अपने एनिमल वेस्ट है बाकी उनका रेशियो रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।